नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। हाँ, मेरा मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। जी। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में ये फली फूली और आज हम खास तौर पर इसकी कला पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास भारतीय कला पर एक पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो मूर्तियां हैं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, यहाँ तक कि उनका रहन सहन, ये सब हमें उस दौर के बारे में क्या बताते हैं, इसे समझें। और ये समझना वाकई दिलचस्प है, मतलब कि उस समय के कलाकारों की सोच कितनी विकसित थी। वो सिर्फ सुंदर चीजें नहीं बना रहे थे, बल्कि उनमें एक बारीकी थी, एक यथार्थवाद था। हाँ, खासकर जब हम इंसान और जानवरों की आकृतियों को देखते हैं, है ना? जी जी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तो खैर मुख्य केंद्र थे ही, पर लोथल, धोलावीरा, राखी घड़ी जैसे स्थलों से भी जो चीजें मिली हैं, वो उनकी कलात्मक पहुंच दिखाती हैं। सही बात है। और सिर्फ कलाकृतियां ही नहीं, बल्कि जिस तरह से उन्होंने अपने शहर बसाए, वो भी तो कमाल है। हाँ बिल्कुल, एकदम सधे हुए शहर, वो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, बाजार। और वो जल निकासी व्यवस्था कमाल की थी। और बड़े स्नानागार भी। ये सब उनकी सोच और संगठन क्षमता का सबूत है। निश्चित रूप से। और ये माहौल एक तरह से उनकी कला को समझने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो चलिए पत्थर की मूर्तियों से बात शुरू करते हैं। सुना है ये संख्या में थोड़ी कम मिली है। हाँ, पत्थर की मूर्तियां उतनी नहीं मिली जितनी कांसे या मिट्टी की, पर जो मिली हैं वो कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिआयामी है, मतलब 3D। अच्छा। दो खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। एक तो वो लाल चूना पत्थर का पुरुष धड़ है, जिसकी बनावट काफी स्वाभाविक लगती है। हम्म। और दूसरी सेल खड़ी, यानी एक नर्म पत्थर से बनी, वो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। हाँ हाँ, वो दाढ़ी वाले पुजारी वाली मूर्ति, वो तो काफी चर्चित है। मैंने पढ़ा है कि कैसे वो एक शॉल ओढ़े हैं जिस पर तिब्बतिया पैटर्न है। आंखें आधी बंद जैसे ध्यान में हो, सजी हुई दाढ़ी। जी बिल्कुल, सिर पर फीता भी है, बाजूबंद भी पहना हुआ है। इसे देखकर क्या लगता है? मतलब क्या ये सच में कोई पुजारी थे या कोई शासक या कुछ और? देखिए, यही तो सवाल है। विद्वानों में इस पर अलग अलग राय हैं, पर ये मूर्ति हमें उनके समाज की संरचना, शायद उनके शासक वर्ग या धार्मिक प्रमुखों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम धातु कला की ओर बढ़ें, कांसे की ढलाई में तो सिंधुवासी गजब के माहिर थे ऐसा कहते हैं। हाँ, माहिर थे। वे लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये तकनीक उस जमाने के हिसाब से तो काफी उन्नत लगती है। इसे थोड़ा समझाएंगे आसान शब्दों में? जरूर जरूर। इसमें ऐसा करते थे कि पहले मोम का मॉडल बनाते थे, जो भी मूर्ति बनानी है उसका। ठीक है। फिर उस पर गीली मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर उसे सुखा लेते थे। हम्म। फिर उसे गर्म करते थे। गर्म करने से क्या होता था कि अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता था और मिट्टी का खोल अंदर से खोखला और पक जाता था। अच्छा, मोम गायब। हाँ, इसीलिए लुप्त मोम। फिर उस खाली खोल में पिघली हुई धातु, जैसे कांसा, भर दी जाती थी। समझ गया। और जब वो ठंडा हो जाता था तो ऊपर की मिट्टी का खोल तोड़कर मूर्ति निकाल लेते थे। वाह, कमाल की प्रक्रिया है। और इसी तकनीक का सबसे शानदार नमूना है मोहनजोदारो की वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति। छोटी सी है, शायद करीब 4 इंच की। हाँ, लगभग 4 इंच। लेकिन उसकी भंगिमा, उसका आत्मविश्वास देखिए। सांवली सी है, लगभग निर्वस्त्र, बालों का जूड़ा बना है। और एक हाथ शायद कूल्हे पर है, दूसरा हाथ चूड़ियों से लगभग पूरा ढका हुआ है ना। जी, बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी है, दाहिने हाथ में कड़ा और बाजूबंद है, गले में हार भी है। और वो जो मुद्रा है, जैसे नृत्य कर रही हो, बहुत जीवंत लगती है मूर्ति। हाँ, उसकी ऊर्जा महसूस होती है। ये मूर्ति उस समाज की सौंदर्य भावना और शायद उनके सामाजिक जीवन के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। इसके अलावा भैंस और बकरी की कांसे की मूर्तियां भी मिली हैं। लोथल से एक तांबे का कुत्ता और कालीबंगा से एक सांड भी मिला है। ये सब इसी तकनीक के उदाहरण हैं। तो धातु में तो वो काफी कुशल थे, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में शायद मिट्टी की चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती थीं। टेराकोटा जिन्हें कहते हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। टेराकोटा की चीजें काफी मिली हैं। पर मैंने पढ़ा कि ये पत्थर या कांसे जितनी बारीक नहीं है, थोड़ी कच्ची सी लगती हैं। आमतौर पर हाँ, थोड़ी अपरिष्कृत लगती हैं। उनमें वो बारीकी नहीं मिलती जो कांसे या पत्थर की मूर्तियों में है। अच्छा। इनमें मातृ देवी की मूर्तियां बहुत प्रमुख हैं। खास तरह के गहने पहने हुए, सिर पर पंखे जैसी सजावट। हाँ, वो मैंने देखी हैं तस्वीरें। थोड़ी भद्दी सी बनावट लगती है कभी कभी। जी, इन्हें अक्सर उर्वरता या देवी का प्रतीक माना जाता है। हालांकि कालीबंगा और लोथल से मिली मूर्तियां थोड़ी अलग हैं। अच्छा।
और इनके अलावा और क्या मिलता है टेराकोटा में? अरे बहुत कुछ। दाढ़ी वाले पुरुषों की मूर्तियां हैं जिन्हें कुछ लोग देवता मानते हैं। एक सींग वाले देवता का मुखौटा भी है। फिर बच्चों के खेलने के लिए खिलौना गाड़ियां, सीटियां, जानवरों और पक्षियों की छोटी छोटी मूर्तियां, पासे, ये सब आम लोगों के जीवन की झलक देते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है इनमें। और मोहरे, उनका तो जिक्र बहुत होता है, हजारों मिली है ना? हाँ, हजारों मोहरें मिली हैं। ज्यादातर सेल खड़ी की बनी हैं और आमतौर पर चौकोर आकार की, करीब 2 बाई 2 इंच। और उन पर बनी आकृतियां, वो जानवरों वाली? जी, जानवरों की आकृतियां बहुत हैं। एक सींग वाला सांड जो बहुत आम है, फिर गैंडा, बाघ, हाथी, भैंसा। पेड़ भी बने हैं और कुछ मानव आकृतियां भी हैं। और वो रहस्यमयी लिपि भी तो है उन पर, चित्रात्मक सी लगती है। हाँ, वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये सिंधु सभ्यता का एक बड़ा रहस्य है। इन मोहरों का इस्तेमाल किस लिए होता होगा, कोई अंदाजा? मुख्य रूप से तो रटता है कि व्यापार में होता होगा, जैसे सामान की गांठों पर ठप्पा लगाने के लिए, या शायद पहचान चिन्ह के रूप में भी, जैसे आजकल आईडी कार्ड होते हैं, शायद वैसे ही बाजूबंद की तरह पहनते हों। अच्छा। और एक मुहर है, वो पशुपति मुहर, वो काफी खास मानी जाती है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें केंद्र में एक व्यक्ति योगी जैसी मुद्रा में बैठा है, पालथी मारकर, और उसके चारों ओर जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, और आसन के नीचे 2 हिरण। इसे लेकर भी कई सिद्धांत है ना? कोई शिव का आदि रूप कहता है, कोई कुछ और। जी बिल्कुल, ये सिंधु घाटी के धर्म और विश्वासों को समझने की अहम कड़ी है, पर अभी तक कुछ पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। इसके अलावा तांबे की कुछ पट्टिकाएं भी मिली हैं। अच्छा, वो कैसी हैं? वो वर्गाकार या आयताकार हैं। उन पर एक तरफ अक्सर मानव आकृति बनी होती है और दूसरी तरफ या कभी-कभी दोनों तरफ ही अभिलेख होता है। शायद ताबीज की तरह इस्तेमाल होती होंगी। दिलचस्प। आप जरा बर्तनों की बात करें। मिट्टी के बर्तन कैसे थे उनके? ज्यादातर बर्तन चाक पर बने हुए मिलते हैं। बहुत सारे तो सादे हैं, लाल चिकनी मिट्टी के। कुछ पर लाल या सलेटी रंग का लेप भी चढ़ा मिलता है। और डिजाइन वाले बर्तन? हाँ, वो भी हैं। काले रंग से डिजाइन बने होते हैं, अक्सर लाल लेप वाले बर्तनों पर। ज्यामितीय डिजाइन होते हैं या जानवरों के चित्र। बहुरंगी बर्तन कम मिले हैं। अच्छा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ बर्तनों में छेद होते थे। हाँ, कुछ छिद्रित बर्तन मिले हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि शायद किसी तरल पदार्थ को, जैसे शायद शराब या कुछ और, छानने के काम आते होंगे। और छोटे बर्तन भी होते थे? हाँ, कुछ छोटे पात्र भी मिले हैं जो काफी कलात्मक हैं, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। तो मतलब कला सिर्फ मूर्तियों या मोहरों तक ही सीमित नहीं थी, रोजमर्रा की चीजों में भी दिखती थी। गहनों का भी जिक्र है आपके नोट्स में। लगता है स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे। बिल्कुल, बिल्कुल थे। सोना, चांदी, कीमती पत्थरों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक हर तरह की सामग्री से गहने बनाए जाते थे। क्या क्या पहनते थे? हाँ, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां, ये सब तो मर्द और औरतें दोनों पहनते थे। फिर औरतें करधनी, बुंदे यानी झुमके और पैजुनियां भी पहनती थी। अच्छा। और मन के बनाने का भी बड़ा काम था शायद? हाँ, चन्हुदड़ो और लोथल जैसी जगहों पर तो मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये एक बड़ा उद्योग था। तरह तरह की सामग्री, अलग अलग आकार के मनके, और बनाने की तकनीक भी काफी उन्नत थी। फरमाना में शवों के साथ गहने दफनाने के भी सबूत मिले हैं। जी हाँ, इससे उनके जीवन में गहनों के महत्व का पता चलता है, शायद परलोक संबंधी मान्यताओं का भी। और कपड़ों के बारे में क्या पहनते थे वो लोग? वो लोग कपास और ऊन कातना जानते थे। कपड़ों के जो सबूत मिले हैं, उनसे लगता है कि शायद पुरुष धोती जैसा कुछ पहनते थे और शॉल ओढ़ते थे। और साज श्रृंगार? उसका भी ध्यान रखते थे। केस सज्जा यानी बाल संवारने के अलग अलग तरीके थे। दाढ़ी मूछ रखने का भी चलन था। सिंदूर और काजल जैसी चीजों का भी इस्तेमाल होता था। वाह, यानी काफी विकसित और सुरुचिपूर्ण समाज था। हाँ, कह सकते हैं। और एक बात और, धौलावीरा जैसे कुछ स्थलों पर भवन निर्माण में पत्थर का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी के लोग सिर्फ कुशल नगर निर्माता या व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि बेहतरीन कलाकार और शिल्पकार भी थे, है ना? बिल्कुल। उनकी कला, धातु ढलाई हो, पत्थर की नक्काशी हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो या टेराकोटा, हर चीज में उनकी महारत दिखती है। और ये कलाकृतियां सिर्फ सुंदर नहीं है, ये उस प्राचीन समाज के जीवन, उनके रहन सहन, उनकी सोच और शायद उनके विश्वासों की वो खिड़कियां हैं जिनसे हम आज भी झांक सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। यह हमें बताती हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, क्या महत्व देते थे। वाकई।
और ये सोचना कितना रोमांचक लगता है कि अगर हम कभी उनकी वो रहस्यमयी लिपि पढ़ पाएं तो उनकी कला और संस्कृति के न जाने कितने और अनजाने पहलू हमारे सामने खुल जाएंगे। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ी खोज होगी। लेकिन जब तक वो नहीं होता, तब तक ये कलाकृतियां ही हैं जो हमसे बात करती हैं। ये उनकी कला की अपनी एक ताकत है कि शब्दों के बिना भी वो हमसे कितना कुछ कह जाती हैं। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।